हमारी जो रैपिड फास्ट सीरीज चल रही है उसके अंदर बायोलॉजी में एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी इट मीन्स ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आज मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। अक्सर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो अभी आप सीख जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis यानी शुक्र जनन और अंड जनन। ये प्रोसेस मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और हमेशा के लिए ध्यान भी रहेगा। पहली फिनोमिना है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर सबसे पहला पॉइंट साइट, कि भाई ये कहाँ होता है, इसका स्थान क्या है। तो साइट इसकी होती है टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्लियर, मैंने कहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ, मैंने कहा टेस्टिस। क्लियर, कहाँ होता है ये? वृक्षण की शुक्र जनन नलिकाओं में। शुक्र जनन मैंने कहा नलिकाओं में। उसके बाद नंबर 2, इसका प्रोडक्ट क्या होता है? तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसका उत्पाद प्रोडक्ट जो होता है वो स्पर्म होता है। क्लियर, और ध्यान रखना स्पर्म का ही दूसरा नाम स्पर्मेटोजोआ भी होता है। स्पर्म को ही क्या कहते हैं बोलो? स्पर्मेटोजोआ। बहुत सी बार ये नाम भी दे दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 3, यहाँ पर टाइम पीरियड। क्लियर, कि स्पर्मेटोजेनेसिस होने में कितना टाइम लगता है? 76 डेज। बोलो, आपका लगभग 76 डेज लगता है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर लाइफ स्पान, क्लियर, ऑफ स्पर्म, कि भाई जो स्पर्म बनता है उसका जीवन काल क्या है? क्लियर, शुक्राणु का जीवन काल। तो उसका जीवन काल जो होता है 24 आवर्स टू, मैंने कहा 48 आवर्स, यानी 1 से बोलो 2 दिन। मैंने कहा 1 से 2 दिन ही स्पर्म का जीवन काल होता है। बोलो, रोज स्पर्म बनते हैं, नष्ट होते हैं, इस तरह से। क्लियर, उसके बाद हम देखें कि फेजेस, क्लियर, ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, कि जो शुक्र जनन होता है उसकी कितनी प्रावस्थाएं होती है? तो 3 फेजेज होती है। क्लियर, यहाँ पर मैंने बोला शुक्र जनन की प्रावस्थाएं। क्लियर, तो वो कितनी होती है? 3। नंबर 1 पहली होती है मल्टीप्लिकेशन फेज। बोलो, क्लियर, मल्टीप्लिकेशन फेज यानी गुणन प्रावस्था। क्लियर, गुणन प्रावस्था। और उसके बाद नंबर 2 होती है, यहाँ पर नंबर 2 जो होती है वो होती है ग्रोथ फेज। क्लियर, यहाँ पर नंबर 2 जो है वो कौन है? ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज मतलब वृद्धि प्रावस्था। क्लियर, वृद्धि प्रावस्था। इसी तरह से नंबर 3 जो होती है मैच्यूरेशन फेज। क्लियर, मैच्यूरेशन फेज। मैच्यूरेशन फेज का मतलब परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था। इस तरह से ये 3 फेजेज होती है। जब हमने फेजेज का नाम जान लिया तो हमें प्रोसेस भी पता होना चाहिए। क्लियर, तो मैंने कहा प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर, ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन की प्रक्रिया। यहाँ पर शुक्र जनन की प्रक्रिया। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की 3 फेज होती है। तो इसके लिए स्टार्टिंग कहाँ से होगा? तो मैंने कहा जर्मिनल सेल ऑफ स्पर्मेटो, मैंने कहा आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्लियर, सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स। क्लियर,
ट्यूबल्स ऑफ टेस्टिज। जो टेस्टिज के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती है उसके अंदर जो जननिक कोशिकाएं होती है, आपको पता होना चाहिए एक मेल के अंदर केवल और केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिज ही होता है, बाकी पूरी बॉडी सोमेटिक होती है। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर आपको मैंने कहा कि वृक्षण, बोलो क्लियर, की शुक्र जनन, ओके, जनन नलिका, ओके, में मैंने कहा जननिक कोशिका। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इस जर्मिनल सेल में क्या होता है? माइटोसिस। क्लियर? जिससे जो बनता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ओके, क्या बनता है? स्पर्मेटोगोनिया। और यहाँ से बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया बनती है, क्योंकि एक टेस्ट पीस में बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में बहुत सारी जर्मिनल सेल्स, और हर जर्मिनल सेल्स में जो होता है वो प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ। तो पहली प्रावस्था कौन सी होगी? गुणन प्रावस्था, बोले तो मल्टीप्लिकेशन फेज। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि ये 2n यानी 46, ओके, यानी 44 प्लस XY। अगेन आपको पता होना चाहिए एक मेल के अंदर केवल स्पर्म को छोड़कर बाकी बॉडी की हर सेल डिप्लॉयड यानी 2n होती है। क्लियर? तो आपको मैंने कहा 2n 46 44 प्लस बोलो XY। क्लियर? ओके, तो ये माइटोसिस में कभी क्रोमोसोम की संख्या चेंज नहीं होती है, तो 100% ये भी क्या होगी? 2n इजिकल टू 46 इजिकल टू 44 प्लस XY। ओके, फिर क्या होगा? ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करती है? ग्रोथ करती है। क्लियर? साइज में बड़ी होती है, तो इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रावस्था। क्लियर? क्या बोलते हैं? वृद्धि प्रावस्था। ओके, बोलो मैंने कहा ग्रोथ फेज। और इसको क्या नाम दिया था मैंने? बोलो मल्टीप्लिकेशन, ओके, फेज। ठीक है जी। अच्छा, अब आपको मैंने कहा कि ग्रोथ ही हुई है, तो ये भी बोलो आपकी 2n ही रहेगी, लेकिन अब इसका नाम प्राइमरी क्या हो जाएगा? स्पर्मेटोसाइट। क्लियर? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट हो जाएगा। ओके, अगेन ये भी 2n ही रहेगी और 46। क्लियर? बोले तो 44 प्लस XY। बोलो क्लियर? उसके बाद इसके अंदर होगा मियोसिस फर्स्ट, और आपको पता है कि मियोसिस में दो डिवीजन होते हैं, एक मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट होने से यहाँ पर इस तरह से ये दो सेल बनेगी, और मियोसिस फर्स्ट में हमेशा क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, तो यहाँ ये 22 प्लस बोलो X, तो यहाँ पर 22 प्लस Y, यानी ये हैप्लॉइड होगा। क्लियर? और इसको बोलते हैं सेकेंडरी, मैंने कहा स्पर्मेटोसाइट। क्लियर? ओके, और यहाँ पर ये होगा मियोसिस सेकेंड। क्लियर? और मियोसिस सेकेंड होगा तो आपका यहाँ पर क्या होगा? हर एक सेकेंड स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटिड बनेंगे, तो इस तरह से 4 क्या बने? स्पर्मेटिड। अभी स्पर्म नहीं बना है। क्लियर? 100% ये भी क्या होंगे? N ही होंगे। ओके, और फिर क्या होता है? गोल्जी बॉडी। क्लियर? वो क्या करती है? स्पर्मेटिड को स्पर्म में कन्वर्ट करती है। स्पर्मेटिड और स्पर्म में एक ही बात का डिफरेंस होता है कि स्पर्मेटिड में टेल क्या होती है? एब्सेंट। बोलो क्लियर? ओके, और जो आपका स्पर्म होता है उसमें क्या होती है? टेल प्रेजेंट। टेल मैंने कहा आपको यहाँ पर उपस्थित। क्लियर? इस तरह से यहाँ तक को क्या बोलते हैं? मैंने कहा परिपक्वन प्रावस्था। ओके, बोले तो मैच्योरेशन फेज। क्या बोलते हैं? बोलो मैच्योरेशन फेज। ओके, देखो दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अक्सर एग्जाम में आता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर डिप्लॉइड बोलो सेल कौन सी है, हैप्लॉइड कौन सी है। तो हमें पता चला कि स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड थी, सेकेंड स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड और
बोलो आपका स्पर्म, ये हैप्लॉइड थे। एग्जाम में पूछा जाता है मियोसिस फर्स्ट किस में होता है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है। मियोसिस फर्स्ट का प्रोडक्ट क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है। क्लियर? ओके। आपको पूछते हैं कि पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर 23 क्रोमोसोम वाली होती है, तो आप डेफिनेटली जो हैप्लॉइड है वो 23 वाली होती है। ओके। अच्छा, यहां से लगा करके ये स्पर्मेटिड बनने तक का जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं, मैंने कहा स्पर, ओके, यहां पर स्पर्मेटोसाइटोसिस। क्लियर? क्या बोलते हैं? स्पर्मेटो, ओके, मैंने कहा साइटोसिस। क्लियर? और यहां पर स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं स्पर्मेटोलाइसिस। क्लियर? ओके। और मैंने कहा स्पर्मेटोलाइसिस का एक और नाम होता है, वो होता है स्पर्मियो, ओके, जेनेसिस। और यहाँ से लगाकर यहाँ तक जिसमें स्पर्मेटोसाइटोसिस भी आता है, स्पर्मेटोलाइसिस भी आता है, इन दोनों को क्या बोलते हैं? इंक्लूडिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। बोलो क्लियर? आई होप आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस अलग है, स्पर्मेटोसाइटोसिस अलग है, स्पर्मेटोलाइसिस अलग है, और स्पर्मेटोलाइसिस ही स्पर्मियोजेनेसिस है। अब हमने देखा इसमें प्रोडक्ट क्या बना है, स्पर्म, तो हमें स्पर्म की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। क्लियर? ओके। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ओके। और स्पर्म की स्ट्रक्चर बच्चा जानता है, स्पून शेप होती है और इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। क्लियर? 4 पार्ट के अंदर एक होता है हेड। क्लियर? स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको पहले बता रहा हूं, एक होता है हेड, एक होता है नेक, एक होता है मिडल पीस, ओके, मध्य भाग। क्लियर? और एक होती है टेल। क्लियर? जो हेड होता है उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। हेड के अंदर एक क्या चीज होती है, तो आपको मैंने कहा एक सबसे आगे एक्रोसोम होता है। क्लियर? ओके। और इस एक्रोसोम के अंदर हाइल्यूरिनिडेज, मैंने कहा एंजाइम उपस्थित होता है। जब स्पर्म एक के पास पहुंचता है तो एक्रोसोम का यही एंजाइम एक को पेनिट्रेट करने में, भेदने में सहायक होता है। ओके। और दूसरा हेड के अंदर होता है न्यूक्लियस। ओके। और न्यूक्लियस ही वो होता है जिसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। भाई वो स्पर्म जो है वो किस तरह का है, बोलो 22+X वाला है या 22+Y वाला है। ओके। इसके बाद आपको मैंने कहा नेक, नेक में क्या होता है, सेंट्रियोल होता है। क्लियर? ओके। क्या होता है, सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल, ओके, एंड डिस्टल। क्लियर? समीपस्थ और दूरस्थ सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं। उसके बाद मिडल पीस में देखें तो मिडल पीस में 3 चीजें होती है। क्लियर? एक एक्सोनीमा होती है। क्लियर? ओके। एक्सोनीमा होती है जिसमें 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट होता है। एक मैंने कहा इसके अंदर 9 सॉलिड, मैंने कहा प्रोटीन फाइबर होते हैं, और उसके अलावा माइट्रोकॉन्ड्रिया। अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि माइट्रोकॉन्ड्रिया स्पर्म के किस भाग में होता है, M फॉर मिडल पीस, M फॉर माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्लियर? और टेल, टेल के अंदर भी 2 होते हैं, एक मेन पीस और एक एंड पीस। क्लियर? ओके। एक मुख्य भाग और एक अंतिम भाग। ठीक है? जो मेन पीस होता है उसके अंदर 2 सॉलिड प्रोटीन फाइबर और एक्सोनीमा होता है। क्लियर? ओके। 2 मैंने कहा सॉलिड प्रोटीन, ओके, फाइबर, और क्या होता है, बोलो एक्सोनीमा। क्लियर? ओके। और टेल में क्या होता है, ओनली एक्सोनीमा। तो जो मैंने लिखा है वो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। क्लियर? तो जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं स्पर्म की, बोलो आपका ये मैंने रे डायग्राम बना रहा हूँ। क्लियर? ओके। समझना, ये हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाई है। क्लियर? ओके। तो यहाँ पर ये जो सबसे आगे होता है जिसके अंदर हाइल्यूरिनिडेज एंजाइम भरा होता है उसको एक्रोसोम कहते हैं। उसके बाद ये जो होता है वो स्पर्म होता है, वो न्यूक्लियस होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। उसके बाद ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल होते हैं, और यहीं पर आपका ये 9 सॉलिड प्रोटीन फाइबर होते हैं। क्लियर? ओके। यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर मैंने कहा ये इस तरह से एक्सोनीमा होती है। क्लियर?
ओके, और यहाँ पर पूरे मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है बोलो? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ? आप कहोगे एक्रोसोम। क्लियर? ओके, और यहाँ पर ये क्या हुआ? न्यूक्लियस। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? नंबर 1 हेड। ओके, यही बताया था, हेड में 2 चीज़ें होती है, और जो एंजाइम फील होता है उसको क्या कहते हैं? हाइल्यूरिनी, मैंने कहा डेज। ओके, एंजाइम। ठीक है, और ये एक का भेदन करने में, पेनेट्रेशन में सहायक होता है। उसके बाद आ जाते हैं ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ओके, बोलो समीपस्थ, मैंने कहा तारकाय, और ये क्या होता है? डिस्टिल। ओके, डिस्टिल सेंट्रियोल। क्लियर? ये समीपस्थ मैंने कहा आपको सेंट्रियोल होता है, और ये दूरस्थ मैंने कहा क्या होता है? सेंट्रियोल। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर ये बात समझ में आई होगी। तो ये सेंट्रियोल वाला पार्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं? नेक। और ये पूरा मिडल पीस होता है, जिसके अंदर सबसे पहले तो ये 9 मैंने कहा सॉलिड, ओके, प्रोटीन, मैंने कहा सॉलिड प्रोटीन, ओके, फाइबर होते हैं। क्लियर? ओके, प्रोटीन मैंने कहा फाइबर, और उसके अलावा ये आपको जो ऐसे ऐसे मैंने किया है, ये एक्सोनीमा होती है, और एक्सोनीमा जो होती है उसमें 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है, और ये ग्रीन ग्रीन बनाए ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? तो इस तरह से इन तीनों से मिलकर बना हुआ ये क्या कहलाता है? मिडल पीस, मध्य भाग। बोलो क्लियर? ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया मिडल पीस में ही होता है। फिर टेल के अंदर यहाँ पर ये बोलो आपको मैंने कहा 2 सॉलिड, ओके, प्रोटीन, मैंने कहा फाइबर, ओके, और उसके अलावा ये एक्सोनीमा। क्लियर? तो इससे जो मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं मेन पीस। क्लियर? ओके, और टेल का मुख्य भाग, और ये लास्ट में जो खाली एक्सोनीमा का बना होता है इसको बोलते हैं, बोलो आपका ओनली एक्सोनीमा है इसमें, और ये जो एक्सोनीमा वाला ही पार्ट है इसको बोलते हैं एंड पीस। क्लियर? ओके, एंड पीस ऑफ टेल। ओके, और ये कहलाता है हमारा, मैंने कहा, टेल। ओके, तो आई होप दोस्तों मैंने आपको रैपिड फास्ट तरीके से पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस समझाया है। बोलो क्लियर? नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा सेकंड, बोलो जो क्या है? oogenesis। क्लियर? ओके, oogenesis मतलब अंड जनन। क्लियर? तो अब आपको ये बहुत आसान लगेगा। सबसे पहले साइट। क्लियर? कहाँ होता है? तो आप कहोगे ओवेरी में। क्लियर? मैंने आपको इससे पहले मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कराया है, तो उससे आपको बहुत आसान लगेगा। उसके बाद इसका प्रोडक्ट क्या होता है? तो आप कहोगे सर इसका प्रोडक्ट एग होता है। क्लियर? उसके बाद लाइफ, ओके, स्पान। क्लियर? ऑफ एग की बात करें तो 48 आवर्स टू, मैंने कहा 72, यानी ये बोलो आपका 2 to 3 डेज, यानी एक स्पर्म से एक दिन ज़्यादा जीता है। क्लियर? ओके, और oogenesis आपका फर्टिल एम्ब्रियो स्टेज में ही चालू हो जाता है। क्लियर? इसलिए हम इसके लिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं कहेंगे। क्लियर? उसके बाद फेजेज की बात करें, प्रावस्था की बात करें। क्लियर? फेजेज ऑफ oogenesis, तो वही 3 फेज होती है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। क्लियर? वही आपकी सबसे पहली गुणन, मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरी आपकी थी ग्रोथ फेज, ओके, वर्धी प्रावस्था, और तीसरी थी परिपक्वन प्रावस्था। ओके, आई होप मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। तो हम नंबर 5 पॉइंट देख ही लेते हैं। बोलो क्लियर? यहाँ पर मैंने कहा प्रोसेस ऑफ oogenesis। क्लियर? oogenesis की प्रक्रिया के लिए वही आपका सबसे पहले जर्मिनल, ओके, सेल ऑफ ओवेरी। क्लियर? कि अंडाशय के अंदर कोई भी जननी कोशिका है। क्लियर? ओके, अंडाशय में मैंने कहा जननिक, ओके, कोशिका। क्लियर? तो इस बोलो जो आपका ओवरी के अंदर जर्मिनल सेल है, इसके अंदर क्या होगा? आपका वही
माइटोसिस। क्लियर। तो दोस्तों क्या होता है यहाँ पर जो आपका क्या बनती है ऊगोनिया, जहां वहां स्पर्मेटोगोनिया बन रहा था ऊगोनिया, ये भी 2n और यहाँ भी हर सेल 2n, 2n मतलब 46 मतलब 44 प्लस XX। क्लियर। लेकिन ये जो मल्टीप्लिकेशन फेज है बोलो क्लियर, वो तो एम्ब्रियो स्टेज में ही हो जाता है। ये जो मल्टीप्लिकेशन फेज है ओके, ये किस में हो जाता है भ्रूणा ओके अवस्था में, एम्ब्रियो स्टेज में ही हो जाता है। क्लियर। इसका मतलब हुआ कि एक फीमेल जब भी बर्थ लेती है तो आपका बर्थ से ही उसकी ओवरी में 4 to 5 लेख ऊगोनिया ऑलरेडी रहती है। ओके, ये आपकी ऊगोनिया है। अब इसमें क्या होती है ग्रोथ। क्लियर। तो ग्रोथ होने के बाद इसको हम कह देते हैं प्राइमरी ओके, प्राइमरी oocyte। क्लियर। नाम वैसे ही है, बस वहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था या प्राइमरी oocyte है। ग्रोथ बोलो यहाँ पर भी ये 2n = 46 बोलो ही रहेगी। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर इसको बोल देंगे ग्रोथ फेज। क्या बोलेंगे ग्रोथ फेज, यानी वृद्धि ओके, वृद्धि प्रावस्था। क्लियर। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमने देखा ये मियोसिस फर्स्ट। ओके, जब मियोसिस फर्स्ट करते हैं तो यहाँ पर ये दो बने, इसमें इसको कहा जाता है सेकेंडरी, मैंने कहा oocyte। क्लियर। और उसके अलावा ये जो बनी है इसको बोलते हैं पोलर बॉडी। क्लियर। ओके, होगी ये भी एन ये भी एन। क्लियर। अब आपका क्या होगा मियोसिस सेकेंड। क्लियर। ओके, ये मियोसिस सेकेंड, तो मियोसिस सेकेंड होने पर ये इससे भी दो बना इससे भी दो बना। क्लियर। तो इसको तो बोलते हैं ओवम। ओके, और ये तीनों क्या हो जाती है पोलर बॉडी, जो बाद में नष्ट हो जाती है। क्लियर। और फिर ओवम जो है वो एक मेम्ब्रेन आने पर क्या बन जाता है एक। इसका मतलब हुआ ये हो गया हमारा मैच्योरेशन फेज। बोलो क्लियर। ओके, मैच्योरेशन, मैंने कहा यहाँ पर मैच्योरेशन फेज यानी प्रक्वन अवस्था। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज समझने की है। क्लियर। कि जब भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोलो किस तरह के, कि यहाँ पर जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस किया था तो हमने क्या देखा था, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बने थे, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बने थे। तो बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 100 स्पर्म बनाने के लिए कितनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और कितनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की जरूरत होगी। तो हमें पता है जब एक प्राइमरी से 4 बने तो आपका 100 बनाने के लिए 25 किसकी रिक्वायरमेंट होगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की, और एक से 2 बने तो 50 किसकी रीड होगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। लेकिन यही क्वेश्चन जब यहाँ बनते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको बोले कि 100 एक बनाना है तो 100 ही प्राइमरी स्पर्मेट oocyte की जरूरत पड़ती है और 100 ही सेकेंडरी oocyte, क्योंकि एक से एक ही बनता है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन में एकदम इजी है। बोलो क्लियर। ओके, बाकी एक फीमेल जो है वो अपने पूरे जीवन काल में WHO के अनुसार 400 एग ही बनाती है, 400 ऊगोनिया ही एग में कन्वर्ट होती है। यानी होता क्या है कि एक फीमेल की ओवरी में 4 से 5 लाख ऊगोनिया है, लेकिन वो पूरे जीवन काल में जो उसकी फर्टिलिटी एज होती है उसमें 400 ऑन एवरेजन एग ऊगोनिया ही एग में बदलती है। ये 400 की कैलकुलेशन कैसे आई है मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ओके, मैंने कहा एक फीमेल ओके, फीमेल बोलो WHO के अनुसार। क्लियर। बोलो 400 ऊगोनिया। क्लियर। ओके, ऊगोनिया बोलो को ही मैंने कहा एक में कन्वर्ट ओके करती है। क्लियर। यानी एक फीमेल अपनी पूरी लाइफ में ऑन एवरेज 400 एग ही बनाती है। तो अब ये 400 एग कैसे आए। क्लियर। इधर देखो, पहले मैंने लिखा मिनार्क, मिनार्क मतलब रजो दर्शन। जब पहली बार आपको मैंने कहा साइकिल आती है ओके, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्ट होता है। क्लियर। जो ऑन एवरेज मैंने 15 साल मान ली, किसी गर्ल्स में 13 में, किसी में 14 में, किसी में 16 में, किसी में 12 में, ऑन एवरेज 15 मान लिया। ओके, और ये लगभग मैंने कहा 50 ईयर तक बोलो हर मंथ साइकिल आती है और इसको बोलते हैं मीनो
पॉज, ओके, यानी रजो निवृत्ति, क्लियर, ओके, यानी 50 साल के बाद साइकिल आना बंद हो जाती है। ये भी होती 45 टू 55 ईयर है, हमने ऑन एवरेज 50 मान लिया। इसका मतलब ये 35 ईयर जो है वो फीमेल की क्या होती है, फर्टिलिटी एज होती है, क्लियर, फर्टिलिटी क्या होती है, एज, जिसके अंदर ऊगोनिया एग में बदलता है और एग बनेगा तो ही कंसीव होकर बच्चा हो सकता है, क्लियर। अब WHO कहता है कि बोलो आपका 1 ईयर, क्लियर, ओके, में बोलो आपका 12 मंथ, और आपको पता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम भी ऑलमोस्ट 28 डेज या 1 मंथ ही होता है, तो एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, क्लियर, ओके। सो मैंने कहा 12 क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी 12 एग बनते हैं, ओके। कितने एग बनेंगे, 12 एग, क्लियर। तो इसलिए 35 ईयर, ओके, बोलो में एग कितने बनेंगे, तो आपका 35 मल्टीप्लाई 12 करोगे तो ये 420 एग आएंगे, क्लियर। लेकिन आपने देखा कि WHO ने 400 बताया, फिर WHO का एक कोटेशन था, क्या हम दो हमारे दो, क्लियर, ओके। तो इसके तहत क्या होता है कि 20 इसमें से लेस कर देंगे, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होगी तो 10 महीने तो साइकिल आएगी ही नहीं, तो इस तरह से आइडियली 400। अब यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको पूछे कि एक साल के अंदर फीमेल में एक ओवरी में कितने एग बनते हैं, तो आपको 6 ही आंसर देना है, क्योंकि बोलो आपको एक ओवरी बोल दिया, लाइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी ऐसा बोला जाए, खाली ओवरी हो तो हमें दोनों ओवरी को मान के चलना है। इसका मतलब पूरे जीवन काल में एक ओवरी में कितने एग बनते हैं, 200, और एक में कितने बनते हैं, 200, टोटल कितने हो गए, 400, बोलो, क्लियर, ओके। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, क्लियर। उसके बाद हमने देखा कि इसमें कौन हैप्लॉइड है कौन डिप्लॉइड है, सब पता चल गया, ओके। इतने एग बनाने हो तो कितने प्राइमरी ओसाइड कितनी सेकेंडरी ओसाइड वो भी पता चल गया। उसके बाद प्रोडक्ट क्या बना है, एग, ओके। तो एग कैसे बना, तो थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए एग मेम्ब्रेन का, किसका आइडिया होना चाहिए, एग मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो मैंने कहा ओवम, ओके, प्लस एग मेम्ब्रेन, ओके, इजिकल टू क्या होता है, एग, क्लियर। तो ये तो अंडाणु और अंडे में अंतर हो गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें, मैंने कहा टाइप्स, ओके, ऑफ एग मेम्ब्रेन, अंड झिल्लियों के बोलो प्रकार। तो 3 तरह की मेम्ब्रेन होती है। एक होती है, मैंने कहा प्राइमरी, ओके, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, प्राथमिक अंड झिल्ली, क्लियर, ओके। मैंने कहा यहाँ पर प्राथमिक बोलो अंड झिल्ली, क्लियर। इसी तरह से एक होती है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, क्लियर, ओके, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, द्वितीयक अंड झिल्ली, और एक होती है बोलो आपका टर्सरी एग मेम्ब्रेन, तृतीयक अंड झिल्ली। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का मतलब क्या है, तो आपको मैंने कहा फॉर्मेशन। अगर बोलो आपका किसी एग मेम्ब्रेन का, मैंने कहा सेल्फ एग अगर स्वयं एग बनाता है, क्लियर, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी। अगर ओवेरी बनाती है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी। और अगर ओविडक्ट, क्लियर, ओविडक्ट मतलब फेलोपियन, ओके, ट्यूब बनाती है तो उसको क्या बोलते हैं, टर्सरी। तो यहां से भी एग्जाम में बन जाता है, बहुत से बार पूछा जाता है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कौन बनाता है, तो ओवेरी। टर्सरी कौन बनाता है, तो बोलो फेलोपियन ट्यूब, या फेलोपियन ट्यूब जो एग मेम्ब्रेन बनाती है वो कौन सी होती है, टर्सरी। उसके बाद यहां पर नंबर 8 आपको पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन, क्लियर, ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन, क्लियर। तो अगर हम थ्योरेटिकली सोचे अंड झिल्लियों का कॉम्बिनेशन, तो थ्योरेटिकली तो प्राइमरी प्लस सेकेंडरी हो सकता है, बोलो आपका प्राइमरी प्लस टर्सरी हो सकता है, क्लियर। थ्योरेटिकली तो सेकेंडरी प्लस टर्सरी हो सकता है, और प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्सरी हो सकता है, क्लियर। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, ये दोनों कॉम्बिनेशन कभी नहीं मिलते हैं, केवल यही कॉम्बिनेशन मिलता है। इस दुनिया में कोई भी एग है तो या तो प्राइमरी और सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होगी या प्राइमरी और टर्सरी होगी, ना तो किसी के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों होती है और ना ही सेकेंडरी टर्सरी होती है। इसका मतलब प्राइमरी तो होगी ही होगी, क्योंकि प्राइमरी तो एग खुद बनाता है, ओके। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, बोलो नंबर 9, यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ
ह्यूमन एग। क्लियर? ओके, ह्यूमन के एग की स्ट्रक्चर बना है, जैसे हमने स्पर्म की बनाई है तो एग की भी बनानी पड़ेगी। क्लियर? तो हम क्या देखते हैं, ये एग है, ओके, जिसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है, ओके, और इस एग की दो मेम्ब्रेन है। बोलो, एक ये रही, बोलो क्लियर, और मैंने कहा एक ये रही। क्लियर? ओके, तो ये तो क्या हो गया, बोलो न्यूक्लियस हो गया। क्लियर? ओके, जिसके अंदर 22 प्लस एक्स बोलो जेनेटिक मटेरियल होगा। ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। ओके, और एक की साइज स्पर्म से बहुत बड़ी होती है, तो इसीलिए साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है। उसके बाद आपको मैंने कहा ये क्या है, तो इसको बोलते हैं, बोलो जोना, मैंने कहा पेल्यूसिडा। ओके, और जोना पेल्यूसिडा जो होती है उसे प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा। अभी से बोलो, लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया, ये किस तरह की होती है, प्राइमरी, मैंने कहा एग मेम्ब्रेन। ओके, इसी तरह से ये होती है, वो होती है आपका कोरोना, मैंने कहा रेडिएटा। क्लियर? ओके, तो ये कौन सी होती है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। इसका मतलब ह्यूमन के अंदर किस तरह का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। क्लियर? ये कौन सी होती है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। यानी यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन होता है ह्यूमन में, बोलो आपका इन, मैंने कहा ह्यूमन, ओके, एग, बोलो क्या होती है, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी। बोलो क्लियर? आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। क्लियर? ओके, जो कीट होता है इंसेक्ट, उसके एग में भी प्राइमरी सेकेंडरी होती है, लेकिन जो फ्रॉग का एग होता है उसमें प्राइमरी और टर्सरी होती है। जो चिक मुर्गी का एग होता है उसमें प्राइमरी और टर्सरी होती है। आई होप आपको आज जो मैंने रैपिड फास्ट तरीके से एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी का दोनों स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से बताया, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको जरूर इसको रैपिड फास्ट तरीके से देख के फायदा मिला होगा। जो लेक्चर, जो कंटेंट स्टूडेंट को पढ़ने में घंटा लगते हैं, मैं आधा घंटे के अंदर मैं आपको वो करवा रहा हूं, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट जिनका भी सिलेबस नहीं हुआ है या बायोलॉजी उनको वीक लगती है, उनको कॉन्फिडेंस आए। ओके, जरूर कमेंट्स करके बताएं कि लेक्चर्स आपको कैसा लगा, और इसी तरह से पढ़ते रहें, मस्त रहें, और 14 जुलाई जो आपका टारगेट है उसमें सफलता प्राप्त करें।